सेठाबद के बारे में कौन नहीं जानता। सेठाबद का शुमार दुनिया के सबसे बड़े स्मगलरों में होता है। एक छोटे से घर से ताल्लुक़ रखने वाला सेठाबद आखिरकार इतना बड़ा स्मगलर कैसे बना और ये सोने का स्मगलर कैसे बना। सेठाबद ने कैसे इंडिया की सोने में अजारादारी को तोड़ा। सेठाबद किस घराने से ताल्लुक़ रखते थे और इनका लाइफस्टाइल कैसा था, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो मज़ीद आने वाले हज़रात जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो शुरू करते हैं। तो ये बात है अप्रैल 1958 की, जब लाहौर जाने वाले एक मुसाफिर को कराची एयरपोर्ट पर रोका गया। तो जब इसकी तलाशी ली गई तो 3100 तोले सोना बरामद हुआ। कराची कस्टम हकाम ने जब प्रेस हैंड आउट में बताया कि इन्होंने 2000 तोले सोना जब्त किया है तो पुलिस के तहवील में ये मुसाफिर मौजूद है। तो जब इस मुसाफिर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने लाया गया तो इन्होंने बताया कि ये 2000 तोले नहीं है बल्कि 3100 तोले सोना था। तकरीबन 5 माह बाद ही ये जेल से रहा हो गया और ये एक कसूर के इलाके से नमूदार हुआ, जहां इसे इंडियन पुलिस अमृतसर पुलिस से बचने के लिए 45 सोने की ईंटें छोड़ के फरार होना पड़ा। जी नाजरीन, 45 सोने की ईंटें छोड़कर इसे भागना पड़ा ताकि सिर्फ पुलिस से बच सके। फिर ये शख्स 6 साल बाद फिर दोबारा मंजरे आम पर आया। जब दिल्ली पुलिस इसे पकड़ने ही वाली थी तो ये बाल बाल बच निकला। जब वो दिल्ली में चांदनी चौक और मोती मस्जिद के करीब एक ताजर से सोने का मुआयदा कर रहा था तो वहीं पुलिस आ टपकी, लेकिन ये वहां से भागने में कामयाब हो गया। ये शख्स तो पुलिस से बच निकला लेकिन इसका साथी वहीं पे पकड़ा गया और इससे 44 सोने की ईंटें बरामद हुई और जो बचने वाला शख्स था वो था सेठाबद। जी नाजरीन, जिसने सोने में इंडिया की अजारादारी को तोड़ डाला, जिससे बड़ी बड़ी हुकूमतों ने भी बड़े बड़े काम लिए। इसी शख्स के बारे में मशहूर है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर को भी यही स्मगलिंग करके पाकिस्तान लाया था, लेकिन इसमें अभी कोई वजाहत मौजूद नहीं है। लाहौर से निकलने वाले एक अखबार ने इसके बारे में बताया, ये सन 1977 की बात है कि इसके बारे में बताया एक ऐसा शख्स है जो लूमड़ी की तरह तेज और होशियार है। इंटरपोल और पाकिस्तानी पुलिस इसके ताकुब में है और वह ये कोई और शख्स नहीं, ये सेठाबद है। ये वही सेठाबद है जो अक्सर दिल्ली, लंदन, दुबई और पाकिस्तान का सफ़र करता था। सेठाबद ने अपना नेटवर्क इतना वसी कर लिया था कि इसकी रसाई लंदन, दुबई और बहुत से मुल्कों के तक जा पहुंची थी। सेठाबद 85 साल की उम्र में वफात पा चुके हैं। इनका शुमार अमीर तरीन पाकिस्तान के लोगों में होता है जिन्होंने स्मगलिंग करके, सोने से स्मगलिंग करके अपना नाम और जायदादें बनाई। सेठाबद को सोने का बादशाह भी कहा जाता है। इन्होंने बहुत नाम कमाया और बहुत से अच्छे काम भी किए, जिन्होंने बहुत सी फाउंडेशन का क़याम किया जिससे लोगों के लिए खैर रसाली का काम किया जाता था। इन्हीं वजह से सेठाबद हर किसी के हर दिल अजीज थे। सेठाबद का अरूज पाकिस्तान और इंडिया की तश्कील के वक्त ही सामने आया। जब दोनों मुल्कों में पार्टीशन हो गई तो तभी सेठाबद पर अरूज आया। सेठाबद कसूर के सरहदी इलाके में पैदा हुए। इससे पहले वो चमड़े का कारोबार करते थे। वो कलकत्ता से चमड़ा खरीदते और मुख्तलिफ जगह पर बेचते थे। तकरीबन 50 की दहाई में वो कसूर से कराची मुंतकिल हो गए। वो अपने वालिद के साथ कारोबार में मसरूफ़ हो गए। इनके वालिद ने वहाँ पे सराफा बाज़ार में सोने और चांदी की एक दुकान ली और वहाँ पे अपना काम शुरू किया।
वहीं से सेठ आबद ने स्मगलिंग का काम शुरू किया। सेठ आबद को वहाँ पे कुछ ऐसे माहीगीर मिले जो दिल्ली से कराची में सोना स्मगल करते थे। सेठ आबद ने अपना काम कासम नामी माहीगीर के साथ शुरू किया और जल्द ही स्मगलिंग की दुनिया के बेताज बादशाह बन गए। इनका नेटवर्क बहुत वसी था। यहाँ से कराची की बंदरगाह, पंजाब की सरहदों, हत्ता के गैर मुल्की इमारती शहरों तक भी हासिल था। दिल्ली, दुबई, लंदन में बहुत से लोग इनका काम सर अंजाम देते थे। लंदन, दुबई और दिल्ली में अपने राब्तों की वजह से सेठ आबद ने 1950 से 1980 के दौरान इंडिया की स्मगलिंग की इजारादारी को ख़त्म कर दिया। वो ये सारे काम 1950 की दहाई के आखिर तक ख़त्म कर चुके थे। सेठ आबद ने ये काम अपने रिश्तेदारों की मदद से शुरू किया। शुरू में तो इन्होंने अपने रिश्तेदारों को इस काम में इस्तेमाल किया। इनके बड़े भाई मोहम्मद अशरफ बहुत अच्छी अरबी बोलते थे और वे दुबई में राज पजीर थे, जहाँ पे वो मुख्तलिफ लोगों से मिलते थे और अपनी डील्स करते थे। इनका दामाद भी इसी काम में मुलव्विस था। वो अक्सर दिल्ली के चक्कर लगाता था। एक कारोबारी डील के दौरान हरबंस लाल, जो दिल्ली का मशहूर ताजर था, उससे मुलाकात की और वहीं पे पुलिस ने छापा मार दिया। इस नतीजे में उनके दामाद वहीं पे गिरफ्तार हो गए और सेठ आबद बचने में कामयाब हो गए। सेठ आबद का नाम पहली बार उस वक़्त मंजर आम पे आया जब वो इनके दामाद पकड़े गए और कहा गया कि गोल्ड के किंग सेठ आबद गैर कानूनी कामों में मुलव्विस हैं। ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया की तरफ से की गई। इसके बाद इनके लिए गिरफ्तारी के छापे मारे गए, लेकिन वो किसी को भी ना मिल सके। ब्रिटिश एयरवेज में एयर होस्टेस मेलोनी चार्ल्स, जो सेठ आबद के लिए काम करती थी, वो यहाँ पे सोलतकार थी। वो इनका काम सर अंजाम देती थी। सेठ आबद हर साल हज पे भी जाते थे। वहाँ पे ये मुख्तलिफ लोगों से अपने राब्ते रखते थे और वहाँ के अरबी शेखों तक ये जा घुसे थे। जब इन्होंने अपना स्मगलिंग का कारोबार वसी किया तो इन्होंने बहुत से देहाती इलाकों के, जो सरहदी इलाकों के साथ मुसल्लिक थे, उनके लोगों को मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज दी और इनसे मुख्तलिफ काम करवाते थे। सेठ आबद के दर्जनों हरीफ थे, लेकिन इन जैसी सलाहियत किसी के पास ना थी। बहुत कम अरसे में ही ये बहुत नाम कमा चुके थे। इनकी दौलत बेतहाशा थी। बहुत सी जायदादें थी, बहुत से कस्बे, बहुत से इलाके थे जो इन्होंने खरीदे थे। इनके पास बहुत सी गैर मुल्की करेंसी भी थी। सेठ आबद का नाम इंटरपोल में आने के बाद इन पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव डाला गया कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई करे। फिर अचानक 1974 में कुछ ऐसा हुआ जिसे सेठ आबद को तवक्को भी न थी। अचानक लाहौर में मौजूद इनकी रहायशगाह पर छापा मारा गया, लेकिन वहाँ पर सेठ आबद ना मिल सके। सेठ आबद के पकड़ने के लिए मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गईं, लेकिन इनकी कोई खबर ना थी। सेठ आबद भट्टो हुकूमत के लिए सर्द दर्द बन चुके थे और इन्होंने अपनी पूरी ताकत का भी इस्तेमाल कर लिया, लेकिन सेठ आबद कहीं से भी। पाकिस्तानी अखबारों ने इनके बारे में लिखा कि दुनिया का सबसे बड़ा स्मगलर सेठ आबद बैनुल अक़वामी सरगर्मियों में, स्मगलिंग की सरगर्मियों में मुलव्विस पाए गए हैं। भट्टो हुकूमत ने सेठ आबद के खिलाफ एक ट्रिब्यूनल कायम किया जिसमें इनकी जांच पड़ताल की गई, लेकिन उन्होंने पेशी पर सेठ आबद को बुलाया, लेकिन वो हाजिर ना हो सके। फिर इन्होंने इनके गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए, लेकिन सेठ आबद का कोई अता पता, कोई नामो निशान ना था। फिर 1977 में सेठ आबद ने रज़ाकराना तौर पर ज़िया की हुकूमत के सामने पेश हो गए और मंजर आम पर आ गए। फिर एक कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि सेठ आबद ने बहुत से माली फ़ायदे अपने मुल्क को पहुँचाए हैं, जिसमें इन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर और मुख्तलिफ
پاکستانی فورسز کو کچھ ٹاسک دیے گئے تھے، ان میں ان کی مدد کی۔ اس کے ساتھ ہی سیٹھ عابد ایک مجرم سے ایک ہیرو بن گئے۔ ان پر قائم تمام الزاموں کو رد کر دیا گیا اور انہیں ایک ہیرو بنا دیا گیا۔ سیٹھ عابد نے بہت سے فلاحی کام کیے جس میں انہوں نے ایک گونگے بہرے لوگوں کا ہسپتال اور ایک اسکول بنایا جہاں پہ گونگے بہرے لوگ اپنا بتا سکتے تھے اور انہیں سمجھانے کے لیے ایک طریقہ تشکیل دیا گیا۔ پاکستان میں اسپیشل ایجوکیشن اسکول بھی انہی کو دیکھتے ہوئے، اسی اسکول اور کالج کو دیکھتے ہوئے مارد وجود میں آئی۔ پاکستان میں ملکی طور پر کسی نے بھی اس طرح غیر قانونی پیسہ اکٹھا نہیں کیا تھا جیسے سیٹھ عابد کر چکے تھے، اور وہ ساتھ ساتھ ایک ہیرو بھی بن چکے تھے۔ اپنی غیر قانونی تجارت کے باعث ان کے بہت سے نام تھے۔ کوئی انہیں اسمگلر کہتا تھا، کوئی تاجر کہتا تھا، تو کوئی انہیں کچھ کہتا تھا، لیکن یہ پراپرٹی میں بھی جلد قدم رکھ دیا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کا بہت بڑا نام بن کر ابھرے۔ اسمگلروں کی دنیا میں ان کے بہت سے کارنامے ہیں، بہت سی کہانیاں، بہت سی اخباروں میں ان کے بارے میں لکھی گئی ہیں۔ سیٹھ عابد کا کہنا تھا کہ انہیں برا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، بلکہ وہ تو ایک اچھا کام کر رہے ہیں۔ وہ سونے کی اسمگلنگ کر کے اپنے بہن بیٹیوں کی شادیوں میں رقم میں آسانی پیدا کرتے ہیں تاکہ سونے کی قیمت برقرار رہے، نہ بڑھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ ریاست کے لیے بہت سے عمدہ کام کر چکے ہیں، لیکن وہ فی الحال راز ہی ہیں، انہیں راز رکھا جائے۔ سیٹھ عابد اب وفات پا چکے ہیں۔ ان کی کئی اشکال اس دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ ان کے بارے میں بہت اچھے خیالات رکھتے ہیں اور کچھ بہت برے۔ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیسے انسان تھے، ان کا خدا کے ساتھ کیا معاملہ تھا۔ تو مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں کو بآسانی مل سکے۔